फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में जो मॉर्फिन का ओरल एब्जॉर्प्शन होता है वो अनरिलायबल होता है बिकॉज इसमें बहुत सिग्निफिकेंट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। नियरली 80% ड्रग जो है वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू मेटाबोलाइज हो जाती है, यानी ओरल बायो अवेलेबिलिटी नियरली 20% होती है। लगभग 30% ड्रग या मॉर्फिन प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड होती है। और लिवर में अगर हम देखें तो लिवर में मॉर्फिन का मेटाबोलाइजेशन ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है और इसकी वजह से दो एक्टिव मेटाबोलाइट्स बनते हैं जो कि होते हैं मॉर्फिन 6 ग्लूकुरोनाइड और मॉर्फिन 3 ग्लूकुरोनाइड। जो मॉर्फिन 6 ग्लूकुरोनाइड है वो मॉर्फिन से भी ज़्यादा पोटेंट होता है एज एन एनाल्जेसिक, नियरली 2 टाइम्स पोटेंट होता है। और जो मॉर्फिन 3 ग्लूकुरोनाइड है इसकी न्यूरो एक्साइटेटरी प्रॉपर्टी होती है। ऑल्दो बाद में ये किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं और कुछ अमाउंट में इनमें बाइल में भी एक्सक्रीशन होता है। जो मॉर्फिन है ये प्लेसेंटा को क्रॉस करता है और फीटस को भी अफेक्ट करता है। ब्लड ब्रेन बैरियर की भी ये क्रॉस करता है लेस अमाउंट में, लेकिन ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस करता है। अगर हम टी हाफ की बात करें तो मॉर्फिन का टी हाफ लगभग 2 से 3 घंटे होता है। नाउ एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द मॉर्फिन। एडवर्स इफेक्ट में जैसा कि हम देख चुके हैं मॉर्फिन रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करता है, मॉर्फिन नोजिया वॉमिटिंग एंड डिस्फोरिया करता है। यूफोरिया अगर आपको याद हो तो कौन से रिसेप्टर की वजह से था, म्यू की वजह से। एंड डिस्फोरिया की अगर हम बात करें तो वो कौन से रिसेप्टर की है, वो कप्पा रिसेप्टर की वजह से होता है। ओके, बिलियरी ट्रैक्ट प्रेशर इंक्रीज होता है स्फिंक्टर ऑफ ऑडी के कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से, ये कॉन्स्टिपेशन करता है, यूरिनरी रिटेंशन करता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करता है हिस्टामिन रिलीज की वजह से। और साथ ही एक ड्रग होती है, ओपियोइड ड्रग है, ओपियोइड एनाल्जेसिक फेंटेनिल, जो कि ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं करती क्योंकि ये हिस्टामिन रिलीज नहीं करता है। इसके अलावा पोस्चुरल हाइपोटेंशन होता है, एलर्जिक मैनिफेस्टेशंस हम पहले देख चुके हैं, साथ ही टॉलरेंस और डिपेंडेंस भी मॉर्फिन प्रोड्यूस करता है। अगर मॉर्फिन को एज एन पेन किलर यूज़ लिया जाता है ड्यूरिंग लेबर तो ये न्यूबॉर्न में एपनिया प्रोड्यूस कर सकता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन प्रोड्यूस करता है, क्योंकि जो फीटस का ब्लड ब्रेन बैरियर है ये अंडर डेवलप्ड होता है और इस वजह से मॉर्फिन जो होता है वो फीटल ब्रेन में एक्यूमुलेट हो जाता है। ओके, और अगर ऐसा होता है तो हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए क्या है, हमारे पास ओपियोइड एंटागोनिस्ट है नैलोक्सोन। नैलोक्सोन की डोज हम क्या देते हैं, 10 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम इन अम्ब्लाइकल कॉर्ड, या हम इसे आईवी भी दे सकते हैं। अगर एक्यूट मॉर्फिन पॉइजनिंग की हम बात करें तो एक्यूट मॉर्फिन पॉइजनिंग कहाँ होती है, ड्रग एब्यूजर्स में, कोई एक्सीडेंटल इसे ले ले या फिर कोई सुसाइडल टेंडेंसी की वजह से मॉर्फिन को लार्ज अमाउंट में इंजेस्ट कर ले। ऐसा होने पर हमें पेशेंट जो होता है यूजुअली कोमेटोज हो जाता है और पिन पॉइंट प्यूपिल होती है, उसकी ब्रीदिंग इरेगुलर हो जाती है, शैलो हो जाती है, साथ ही साइनोसिस, बीपी का लो होना, शॉक, कन्वर्जन जैसे फीचर्स दिखते हैं और अल्टीमेटली अगर डेथ होती है तो वो रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से होती है। क्या होता है, अगर एक्यूट मॉर्फिन पॉइजनिंग है तो हमारे पास इसका स्पेसिफिक एंटीडोट होता है जो कि है नैलोक्सोन। नैलोक्सोन की डोज हम इसमें देते हैं एक्यूट मॉर्फिन पॉइजनिंग में 0.4 to 0.8 मिलीग्राम आईवी रिपीटेड एवरी 2 to 3 मिनट्स। कब तक देनी है, जब तक कि रेस्पिरेशन नॉर्मल नहीं हो जाता। और मैक्सिमम डोज क्या होती है नैलोक्सोन की, वो होती है 10 मिलीग्राम। ओके, इसके अलावा हमें गैस्ट्रिक लेवाज भी करना होता है पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, चाहे जो ड्रग है वो इंजेक्टेड करके ही क्यों ना ली गई हो। रीज़न उसके पीछे ये होता है कि गैस्ट्रिक जो सीक्रेशंस होते हैं उसमें भी मॉर्फिन सीक्रेट होती है और उसको निकालना ज़रूरी होता है। अगर गैस्ट्रिक लेवाज नहीं करेंगे तो इंटेस्टाइन में जाके बेसिक ड्रग होती है मॉर्फिन, तो बेसिक मीडियम में अनआयोनाइज्ड फॉर्म में वापस से एब्जॉर्ब हो सकती है। इसके अलावा अगर हमको रेस्पिरेटरी सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो हम खाली ऑक्सीजन ना देके पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन यूज़ करते हैं। इसके अलावा
अगर हाइपोटेंशन हो रखा है तो हमें आईवी फ्लूइड्स का यूज़ करते हैं, और अगर फिर भी काम नहीं चलता तो हम वेज़ोकॉन्स्ट्रिक्टर्स भी यूज़ करते हैं। और वेज़ोकॉन्स्ट्रिक्टर ड्रग्स का अगर आप मुझे नाम बताएं, अगर आपको नॉर एड्रेनलिन याद आ रहा है, आपको एड्रेनलिन याद आ रहा है, आपको डोपामिन याद आ रहा है, तो वेरी गुड। हालांकि इनको कहाँ कैसे काम में लिया जाता है इसका डिटेल डिस्कशन अपन ने एएनएस सेक्शन में कर लिया है। इसके अलावा टॉलरेंस, टॉलरेंस क्या होता है? टॉलरेंस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ हायर डोज ऑफ ड्रग टू प्रोड्यूस अ गिवन रिस्पॉन्स। एक गिवन रिस्पॉन्स के लिए आपको जो पहले यूजुअल डोज लगती थी उससे हायर डोज लगे तो हम कहेंगे उस ड्रग के लिए टॉलरेंस डेवलप हो रहा है। जैसे कि मॉर्फिन में होता है, यूजुअली इसकी लीथल डोज जो होती है वो 250 मिलीग्राम होती है, लेकिन एडिक्ट्स जो होते हैं वो इवन ग्राम में मॉर्फिन को टॉलरेट कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन, मियोसिस और हाई डोजेस में कन्वर्जेंस जो हैं, इन तीनों कंडीशंस के लिए टॉलरेंस डेवलप नहीं होती है। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कॉन्स्टिपेशन के लिए टॉलरेंस डेवलप नहीं होता, मियोसिस के लिए मॉर्फिन से टॉलरेंस डेवलप नहीं होता, और हाई डोजेस में कन्वर्जन भी मॉर्फिन प्रोड्यूस करती है। ओके और अगर ओपियोइड एनाल्जेसिक्स आप यूज़ कर रहे हैं तो उनके बीच में हाई डिग्री का क्रॉस टॉलरेंस भी पाया जाता है। डिपेंडेंस का मतलब होता है कि अगर आप एक ड्रग का रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं और उसकी वजह से बॉडी की फिजियोलॉजिकल स्टेट अल्टर्ड हो जाती है, और हमें बॉडी की फिजियोलॉजिकल स्टेट को मेंटेन रखने के लिए उस ड्रग की कंटिन्यूस प्रेजेंस जो है वो ज़रूरी हो जाती है, तो हम कहते हैं कि उस ड्रग के लिए हमारी बॉडी में डिपेंडेंस प्रोड्यूस हो गई है। और अगर ऐसी सिचुएशन में आप ड्रग को डिसकंटिन्यू कर देते हैं तो विड्रॉल सिम्टम्स प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। और जैसा कि ओपियोइड्स में होता है, बहुत ज़्यादा एडिक्शन और डिपेंडेंस लायबिलिटी होती है, एब्यूज़ लायबिलिटी की वजह से हम इसे बहुत संभल कर यूज़ करते हैं। विड्रॉल सिम्टम्स क्या होते हैं? विड्रॉल सिम्टम्स में ड्रग सीकिंग बिहेवियर होगा। अगर ड्रग नहीं मिलेगी तो उसके फिजिकल मैनिफेस्टेशन प्रोड्यूस होंगे, जो कि होते हैं लैक्राइमेशन, यॉर्निंग, स्वेटिंग, एंजाइटी, एजिटेशन, फियर, ट्रेमर्स, गूज फ्लैश, इंसोम्निया, हाइपर एल्जीसिया, हाइपोथर्मिया, हाइपरटेंशन, पाल्पिटेशन, डायरिया, एब्डोमिनल कॉलिक, प्यूपिलरी डायलेशन एट्सेट्रा। यानी जो हमने मॉर्फिन के फिजियोलॉजिकल एक्शंस देखे थे उनके जस्ट ऑपोजिट एक्शन लगभग प्रोड्यूस होते हैं विड्रॉल सिम्टम्स में। और अगर इस कंडीशन में हमने कोई पेशेंट डिपेंडेंस में है और उसमें हमने ओपियोइड एंटागोनिस्ट दे दिया है तो विड्रॉल सिम्टम्स सडनली प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, एक्यूट विड्रॉल सिम्टम्स। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट में मॉर्फिन को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं मीथेडोन से। मीथेडोन अगर आपको याद हो तो एक सिंथेटिक ओपियोइड होता है जो कि लॉन्गर एक्टिंग होता है और इसका स्लो एंड परसिस्टेंट नेचर ऑफ एक्शन होता है, तो इसकी वजह से किक प्रोड्यूस नहीं होता। और हम मॉर्फिन को जब मीथेडोन से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पेशेंट स्टेबलाइज हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे मीथेडोन को भी कम करते हुए विड्रॉ कर लेते हैं। एक क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि मॉर्फिन का यूज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्यों होता है हेड इंजरी के पेशेंट में। आपको ये हमेशा याद रखना है कि हेड इंजरी के पेशेंट में कभी भी मॉर्फिन यूज़ नहीं करनी है। रीज़न बिहाइंड दैट कि आपको पता है कि मॉर्फिन रेस्पिरेटरी डिप्रेशन प्रोड्यूस करता है। अगर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन प्रोड्यूस करेगा तो हम नहीं चाहेंगे कि हेड इंजरी के पेशेंट में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो। इसके अलावा अगर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है तो CO2 का रिटेंशन हो जाता है। इस CO2 रिटेंशन की वजह से वेजोडाइलेशन होगा और उसकी वजह से फर्दर इंट्राक्रेनियल टेंशन इंक्रीज़ हो जाता है, जो कि और ज़्यादा डैमेज प्रोड्यूस कर सकता है। इसके अलावा पेशेंट का जो असेसमेंट होता है इंजरी का, तो इंजरी के असेसमेंट में मियोसिस, मेंटल स्टेट का असेसमेंट, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और ऐसे में मॉर्फिन जो होता है वो इन चीज़ों के साथ इंटरफेयर करता है। तो इसलिए हेड इंजरी के पेशेंट में कभी भी मॉर्फिन यूज़ नहीं करनी है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में इसको बहुत ज़्यादा कॉशियसली यूज़ करना है या नहीं यूज़ करना है। रीज़न, अगर क्रॉनिक यूज़ आप इसका करते हैं प्रेगनेंसी के अंदर लो डोजेज़ में तो फीटस में फिज़िकल डिपेंडेंस प्रोड्यूस हो सकती है।
इसके अलावा लेबर के समय अगर आप एक्यूटली इसको यूज़ करते हैं पेन के लिए तो इसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन प्रोड्यूस हो सकता है। इसके अलावा ये अस्थमा प्रेसिपिटेट कर सकता है हिस्टामिन रिलीज़ की वजह से अस्थमेटिक पेशेंट्स के अंदर। इसके अलावा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हिस्टामिन रिलीज़ की वजह से अगर पहले से कोई लंग डिजीज़ है जैसे कि एम्फाइसेमा या पल्मोनरी फाइब्रोसिस तो कंडीशन जो है वो ख़राब हो सकती है। इसके अलावा अनडायग्नोस्ड एक्यूट एब्डोमिनल पेन में हमें इसे यूज़ नहीं करना है क्योंकि हमें पता है ये बिलियरी कॉलिक, पैनक्रेटाइटिस या डायवर्टिकुलाइटिस जैसी कंडीशन को और ज़्यादा एग्रावेट कर सकता है। ऑल्दो अनडायग्नोस्ड एक्यूट एब्डोमिनल पेन में हमें यूज़ ही करना पड़े तो पेंटाजोसिन या ब्यूप्रेनॉर्फिन कंपैरेटिवली सेफ होते हैं। इसके अलावा इन्फेंट और एल्डरली पेशेंट के अंदर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं उनकी फिजियोलॉजिकल स्टेट की वजह से। इसके अलावा एल्डरली मेल में ये यूरिनरी रिटेंशन करवा सकते हैं क्योंकि यूरिनरी स्फिंक्टर को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है मॉर्फिन। ऑल्दो यूरिनरी रिटेंशन में हमने मेल का ही रेफरेंस क्यों दिया है, ओनली एल्डरली मेल का, क्योंकि एल्डरली मेल में बीपीएच एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है और अगर किसी में कोई माइल्ड प्रॉब्लम है बीपीएच की वजह से तो वो एग्जैजरेट हो सकती है। इसके अलावा कोई हाइपोटेंसिव या हाइपोवोलेमिक पेशेंट है तो उसकी वजह तो उसमें वेजोडाइलेशन और ब्रेडिकार्डिया की वजह से एग्जैजरेटेड फॉल हो सकता है बीपी में। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट पहले से ही अनस्टेबल पर्सनैलिटी का है या उसकी हिस्ट्री है एडिक्शन की तो उसमें बहुत चांसेस हैं कि वो मॉर्फिन का एडिक्ट हो जाए। इसके अलावा हमें लिवर, किडनी और हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट में इसे बहुत कॉशियसली यूज़ करना होता है या डोज रिड्यूस भी करनी पड़ती है, अदरवाइज़ बहुत ही प्रोलॉन्ग्ड या एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स हमें मॉर्फिन का देखने को मिल सकता है।